आपसे प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा है, आपकी प्रेरणा है, आपकी हिम्मत है, जो बिजली की तरह, आग की तरह पूरे देश में आज फैल रही है। और आज हिंदुस्तान को बचाने वाली अगर कोई ताकत है, ये आवाम की ये ऊर्जा, आवाम की ये हिम्मत, आज इसी के बल पर हिंदुस्तान बचेगा। यही संकल्प लेने के लिए हम लोग सड़क पर निकले। साथियों, अंग्रेजों का राज कैसा था, इसके बारे में तो हम लोगों ने सिर्फ बुजुर्गों से सुना था और किताब में पढ़ा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को देख करके सबको समझ में आ रहा है कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि गोरे अंग्रेज के बाद भूरे अंग्रेजों के हाथ में सत्ता नहीं पहुंचनी चाहिए। ये नागपुर के भूरे अंग्रेजों के हाथ में आज जो सत्ता पहुंच गई है, और उसी तरह बिल्कुल अंग्रेजों के तर्ज पर फूट डालो और राज करो, और लाठी गोली के बल पर राज करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अंग्रेजों की याद ताजा कर दी तो आपके आंदोलन ने आजादी के आंदोलन को फिर से एक बार जीवंत बना दिया है और देश में आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। ये मोदी सरकार, एक तरफ तो उनके पास दमन का हथकंडा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 30 के आसपास लोगों की जान उन्होंने ले ली। असम में 8-10 साथियों की हत्या हुई। इस फुलवारी में हमारे नौजवान साथी मारे गए। इस पूरे देश में 40 से लेके 50 के बीच में हमारे साथी आंदोलन में शहीद हुए। आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों पर हमला हो रहा है। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर को ये पावर दे दिया गया। ये आपातकाल एक सीरियल की तरह आ रहा है। पहले कश्मीर में आया, पहले कश्मीर में इंटरनेट रोका गया, सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से 144 का पूरा दुरुपयोग हुआ। और अभी उत्तर प्रदेश में एक बात ये भी जान लीजिए कि वहां पुलिस में किस तरह से भर्ती हो रही है। वहां पुलिस में पुलिस मित्र के नाम पर हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों को पुलिस में जगह मिल रही है। और ये दोनों मिलकर के वर्दी वाले पुलिस और वो हमारे जोगी जी के गुंडे दोनों मिलकर के वहां दमन कर रहे हैं। और अब दिल्ली में हमने देखा कि 19 जनवरी से दिल्ली पुलिस को ये ताकत दे दी गई, अधिकार मिल गया कि अगले 3 महीने तक वहां ये रहेगा कि किसी को भी आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये देश में इस आंदोलन को रोकने के लिए एक, पहले लोग कहते थे कि अघोषित आपातकाल, अब वो अघोषित नहीं है, उसकी घोषणा हो चुकी है। और वो इस तरह से सीरियल इमरजेंसी, एक एक करके एक एक राज्य में ये इमरजेंसी आ रही है। तो एक तरफ उनके पास दमन का हथकंडा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों ने तय कर लिया कि तुम कितना दमन करोगे हमें पता है, जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये जो नारे आप लगा रहे हैं कागज हम फिर भी नहीं दिखाएंगे। मुझे इस नारे पर बिल्कुल भरोसा है कि जो हम लोगों ने कहा है कि लाठी चलाओ, गोली चलाओ, हम आजादी लेकर के रहेंगे, तो ये ताकत हमारे पास है। लेकिन जो दूसरा है वो है झूठ। इनके पास अपना मीडिया है, अपना पूरा प्रचार तंत्र है, और एक के बाद एक लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। तो इस झूठ का मुकाबला हमें अपने पूरे सच से इसका मुकाबला करना होगा। आप कर भी रहे हैं। आप जानते हैं कि बात शुरू हुई असम से, जहां पहले एनआरसी आया, उस समय तक बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है देश में, ये एनआरसी होता क्या है। लेकिन असम के लोगों को पता था। कई वर्षों से असम में ये एनआरसी वाला एक्सरसाइज चल रहा था, और करीब 1500-1600 करोड़ खर्च करके कितने साल सारे लोगों को परेशान करके, जैसे हम लोग नोटबंदी में परेशान हुए, 500,000 का नोट लाइन में खड़े होकर के जमा करते रहे, असम के लोग बिल्कुल उसी तरह वो अपने कागज जुगाड़ करते रहे, डॉक्यूमेंट बनाते रहे। लेकिन वहां जब एनआरसी आया तो पता चला 19 लाख लोगों का नाम बाहर है। और तब पूरे हिंदुस्तान में लोग चौंके कि बात क्या है। 19 लाख लोग, और ये 19 लाख लोग कौन है? किसी एक समुदाय के लोग नहीं है। भाजपा वाले सोचते थे कि हम ऐसी एक जाल बनाएंगे, ऐसा फिल्टर लेकर के आएंगे जिस जाल में सिर्फ यहाँ बांग्लादेशी के नाम पर सिर्फ मुस्लिम लोग फंसेंगे। लेकिन जब जाल उन्होंने बिछा दी, जाल में हर तरह के लोग फंस गए। 19
लाख लोग, जिसमें लोग कहते हैं कि बहुसंख्या हिंदुओं की है, असमिया बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले, हर प्रदेश से जाकर के असम में रोजी रोटी कमाने वाले हर तरह के लोग फंसे। तो अब हिंदुस्तान को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है देश में कि अगर एक असम जैसा एक छोटा सा प्रांत जहां 4 करोड़ भी आबादी नहीं है, 3.5 करोड़ के प्रदेश में अगर 19 लाख लोग छटते हैं, तो 135 करोड़ के पूरे मुल्क में अगर ये एनआरसी लागू होता है तो कितने लाख करोड़ में लोग छटेंगे? कुछ नहीं, अगर 3% भी एरर मान के चलिए तो 135 करोड़ में 3% हो जाएगा 4 करोड़। 5% अगर एरर हुआ, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई साजिश न भी हो, कोई साजिश अगर न भी हो, जो एरर से ही लोग दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे वो तो अलग बात। जो सरकारी काम में एरर होता है, बीपीएल की सूची बनती है, गरीबों का नाम बाहर हो जाता है, वोटर लिस्ट बनती है, लोगों का नाम नहीं चढ़ पाता है, किसी भी लिस्ट में उसमें एरर होता है, तो इसमें अगर 3%, 4%, 5% के एरर हो गया तो 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे। और ये 5-7 करोड़ लोग जो होंगे वो किसी एक मजहब के नहीं होंगे, किसी एक भाषा बोलने वाले नहीं होंगे, वो आमतौर पर गरीब होंगे, मजदूर होंगे। और गरीब जब फंसेंगे, मजदूर जब फंसेंगे, उनके पास बचने का रास्ता नहीं होगा। बड़े लोग फंसते हैं तो उनके पास तो पैसे हैं, उनकी पहुंच है, वो किसी तरह से जुगाड़ भिड़ा करके अपना नाम फिर चढ़वा लेंगे। लेकिन गरीब लोग, मजदूर जहां फंसेंगे, महिलाएं जहां फंस जाएगी तो वहां नाम नहीं चढ़ेगा। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी को और पूरे देश को मालूम पड़ गया और मोदी जी को भी बात समझ में आई कि ये एनआरसी के बारे में लोग समझ चुके हैं। इसीलिए आज वो कह रहे हैं कि भाई एनआरसी पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन भूलिए मत, असली चीज वही एनआरसी है। एनआरसी करके ही लोगों को बाहर करना, ये नागपुर की साजिश है, ये सोच है, इसी दिशा में काम हो रहा है। तृणमूल जी हमें अमित शाह समझा चुके हैं कि पहले असम से उन्होंने ये सीख लिया कि असम में पहले नागरिकता कानून में हम संशोधन करेंगे और नागरिकता कानून संशोधन करके तब हम एनआरसी लाएंगे। नागरिकता कानून संशोधन करके वो पूरे देश के हिंदुओं को बरगला रहे हैं, समझा रहे हैं आपके लिए कोई खतरा नहीं है, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए सबसे ज्यादा आंदोलन करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, इस देश के आम हिंदू पूरी जनता को ये समझाने की जरूरत है। लोग समझ भी रहे हैं कि ये बात बहुत झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्यों? आप देख लीजिए, जब ये कानून वो कह रहे हैं कि हम नागरिकता देने के लिए कानून बनाए हैं, हमें शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, तो जब कानून बन रहा था ये सीएए, पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर चर्चा की। सरकार से जब पूछा गया कि आप जो शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, कोई आपका तो अंदाजा होगा, कोई आपके पास तो कोई आंकड़ा होगा, कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोगों को नागरिकता देने की जरूरत है? तो पता है कितने लोगों का उन्होंने कहा आईबी ने हिसाब लगाया कि 33,000 ऐसे लोग हैं। तो 33,000 लोगों को नागरिकता देने के की वो बात कर रहे हैं। और कितने लोग बाहर हुए? असम में कितने लोग बाहर हुए हैं? 19 लाख। पूरे देश में होगा तो 5 करोड़। अब देने की बात किनको कर रहे हैं? 33,000 को। अब कह रहे हैं हम तो देने के लिए आए हैं, हम तो किसी से छीन नहीं रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो बड़ा झूठ है वो कह रहे हैं कि हम किसको देंगे? जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, आज नहीं, आज आने वालों को नहीं, 2014 के 31 दिसंबर तक जो लोग आ चुके हैं वैसे लोगों को हम नागरिकता देंगे। तो वो जो लोग उस समय आ चुके हैं इस देश में, जो लोग जिनको आज तक बाहर से अगर आए हैं, बांग्लादेश से, बांग्लादेश बनने से पहले, बांग्लादेश के युद्ध के दौर में, बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग आए हैं, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता, वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ता, जिनके लिए लगातार हम लोग लड़ते रहे, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में, लखीमपुर में, पूरे तराई के इलाके में वो लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं। और वो चाहे वो नागरिकता के नाम पर नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट, आज कह रहे हैं वोटर लिस्ट से नागरिकता का कोई मतलब नहीं है। क्या बात है भाई? संविधान किसके लिए दिया है?
संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों को वोट डालने का हक दिया 18 साल से ऊपर वाले, और आज अगर आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नागरिकता का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे नौजवान साथी बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि तब सबसे पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस सरकार से हट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो नाउमीद है। अगर इस देश में वोटर लिस्ट की वैधता नहीं है, तब ये सरकार की कोई वैधता नहीं है, इस देश में चुनाव की कोई वैधता नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि इस समय अगर बिहार में एनआरसी लागू हो जाए, फर्ज कीजिए कि पटना में हमारे जो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, खोमचे लगाने वाले, ये लोग बाहर हो जाएंगे। पटना के गांव में, जहानाबाद के गांव में, बिहार के गांव में जो हमारे किसान, जो हमारे खेत मजदूर, जो दलित गरीब बाहर हो जाएंगे, उनको नागरिकता किस नाम पर मिलेगी? अगर हिंदू बाहर होंगे, वो कहेंगे हम अफगानिस्तान से आए हैं, वो कहेंगे कि हम पाकिस्तान से आए थे, वो कहेंगे कि हम बांग्लादेश से आए हैं। नहीं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और पूरे देश में इतना बड़ा जाल उन्होंने बिछा दिया। और आप देख रहे हैं कि जो सीएए के बारे में कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, बात ऐसी नहीं है। जो लोग पढ़े हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो लोग सीएए को समझ रहे हैं, जो एनआरसी को समझ रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, और बाकी लोगों को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गुमराह करने में भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। उनकी मीटिंगों में वो दिखा दे, वो एक दिखा दे, ये शाही बाग हो, सब्जी बाग हो, हमारे हर जगह जिस तरह से लोग आ रहे हैं और लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक मीटिंग दिखा दे सीएए के पक्ष में, एक मीटिंग दिखा दे एनआरसी के पक्ष में, चाहे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है, लोग नहीं आ रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हरियाणा के बीजेपी के विधायक को कहते हुए आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ये भूल जाओ, ये गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं है, मोदी शाह का हिंदुस्तान बन गया है, ऊपर से इशारा आ जाएगा तो बस हम तुरंत सफाया कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। हमारे मोदी जी अभी गए थे 12 जनवरी, जो विवेकानंद का जन्मदिन है। मैं भी रामकृष्ण मिशन में पढ़ा हूँ, रामकृष्ण मिशन से। विवेकानंद का जन्मदिन, उस जन्मदिन में उसको राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाता है। विवेकानंद जाकर के शिकागो में उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि मैं उस देश से आया हूं, उस हिंदुस्तान से, जिस देश में दुनिया के तमाम प्रांतों से, तमाम मुल्क से, तमाम राष्ट्रीयता से, तमाम धर्म से जो प्रताड़ित लोग जब आए हैं हमारे देश में, उनको सम्मान मिला है, उनको जगह मिली है, हमें इस बात का गर्व है। उस रामकृष्ण मिशन में जाकर के मोदी जी स्कूल के बच्चों को समझा रहे थे, सीएए का पाठ पढ़ा रहे थे, तो इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं। अब क्या झूठ बोल रहे हैं? अब वो झूठ बोल रहे हैं कि अभी एनआरसी पर कोई बात नहीं, अब एनपीआर है, और ये एनपीआर क्या है? सेंसस। सेंसस तो हर 10 साल होते हैं, हर 10 साल में देश में गिनती की जाती है, हर 10 साल में आदमशुमारी होती है इस देश के अंदर। ये एनपीआर क्या है? ये एनपीआर कुछ नहीं, एनआरसी ही दूसरे नाम से, क्योंकि एनआरसी बदनाम हो गया और इसीलिए चोर दरवाजे से एनपीआर ले आए। एनपीआर में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो हमसे क्या क्या पूछेंगे, सबसे जो खतरनाक बात है एनपीआर में कि एनपीआर बनाने वाले जो सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको ये छूट मिलेगी, वो किसी के नाम के आगे वो लिख देंगे कि ये आदमी संदेहास्पद है। ये ठीक नहीं लग रहे हैं, ये अधिकार उनको मिलेगा, और ये अगर ठीक नहीं है, डाउटफुल, असम में इसी डाउटफुल का खेल खेला गया। डी वोटर, डाउटफुल वोटर, डी वोटर को ना सिर्फ वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, ऐसे बहुत सारे लोगों को। एक और बड़ी साजिश है, वो है डिटेंशन कैंप। डिटेंशन कैंप जो मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तो देश में कहीं डिटेंशन कैंप बना नहीं है, असम में 3 दर्जन डिटेंशन कैंप है। असम के सभी जेल, वो जेल भी है और डिटेंशन कैंप भी है, और अलग से भी डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, जहां 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो डिटेंशन कैंप, उसको सही हिंदी अगर की जाए, वो यातना शिविर है, जो हिटलर ने बनाया था अपने देश में, उस पूरे हिटलर शाही के दौर में यहूदियों के खिलाफ, वो बिल्कुल वही चीज हमारे देश में बन रही है। उसका नाम है डिटेंशन कैंप असम में, और कश्मीर में अभी कह रहे हैं कि डी रेडिकलाइज करने के लिए, बच्चों के दिमाग ठीक करने के लिए उनको हम कैंप में भेजेंगे। ये जगह जगह कैंप बन रहे हैं। तो आज अगर पूरे देश में ऐसा अगर एनआरसी लागू हो और एनपीआर में अगर अधिकारियों को छूट मिले, वो किसी के नाम के आगे ये डी लगा दे,
कि भाई ये संदेहास्पद है और कल हमें भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है। और इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल, आपने जो नारा लगाया कि कागज हम नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल जो एकता हमारी बन रही है वो बांटना चाहते थे, वो सोच रहे थे। मोदी जी ने कहा कि कपड़े देख करके पहचान ले सकते हैं कि कौन विरोध कर रहे हैं, देखो कपड़े। अभी तो आपने देखा कि वानखेड़े में क्रिकेट मैच हो रहा था, मुंबई में, वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टी शर्ट पहन करके, आप बताओ, कपड़े देख करके बता दो कि कौन लोग थे जो वहां नारे लगा रहे थे एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ। आप बताओ, कोलकाता में जो मोहन बगान और इस बंगाल के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था, वह कौन है? आप बताओ, जेएनयू में कौन है, डीयू में कौन है, देश के पूरे विश्वविद्यालय में कौन लोग विरोध कर रहे हैं? कपड़े वाले जिनके तन में कपड़ा भी नहीं है, वो भी इस ठंड में आकर के विरोध कर रहे हैं। और हमारे देश में प्रधानमंत्री ये सोच रहे थे कि हम इस पूरे सीएए ला करके मुस्लिम समुदाय को अलगाव में डाल देंगे और पक्ष में बोलने के लिए कोई नहीं निकलेगा। तो आज उल्टा हो गया है। आज इस देश में फिर से वो आजादी की भावना जगी, आजादी के आंदोलन की जो हमारी ताकत थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, वो एकता आज फिर से देश में जग रही है। इस एकता को और मजबूत बनाने की जरूरत है। 26 तारीख गणतंत्र दिवस है। 70 साल पहले हमारे देश में संविधान लागू हुआ। आज उस संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। सबसे बड़ा हमला किस रूप में? संविधान शुरू होता है कैसे कि हम भारत के लोग, ये संविधान किसी धर्म से नहीं बना, संविधान आसमान से नहीं टपका। संविधान आजादी के आंदोलन में जो हमने एक सोचा था देश के बारे में, एक आधुनिक देश के बारे में सपना देखा था, एक लोकतंत्र के बारे में सोचा था, लोगों को अधिकार मिले, लोगों को पूरी ताकत मिले, इसके बारे में हमने सोचा था। उस तरह से हमने संविधान बनाया। हम भारत के लोग, देश में जो संप्रभुता है उसके पीछे लोग हैं। ये लोगों का अधिकार है सरकार चुनने का, लोगों का अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, लोगों का अधिकार है सरकार से जवाब मांगने का, लोगों का अधिकार है सरकार से हिसाब लेने का। लेकिन मोदी जी ने इसको पलट दिया है। अब ये सरकार है जो आकर के लोगों से कह रहे हैं कि पैसे बैंक में जमा कर दो, 500,000 का नोट जमा कर दो, आपका ये पैसा काला धन है। वो कानून बना दे रहे यूएपीए, आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आप आतंकवादी हो, आप जाओ साबित करो कि आप आतंकवादी नहीं हो। और आज हमारी नागरिकता, जो इस देश में सारे अधिकारों के मूल में हम नागरिक हैं, इसीलिए हमें देश में तमाम अधिकार मिले हुए हैं। और हम इसीलिए नागरिक हैं क्योंकि हम इसी देश में पैदा हुए हैं, ये हमारी पहचान है। इस मुल्क में हम पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, ये देश हमारा है, हमसे ये देश बना है। और इसीलिए हमारी नागरिकता पर ये सवाल नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन आज संविधान को उलट करके नागरिकता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। यानी हमें जमीन से लेकर के अपनी पूरी पहचान से बेदखल करने की बड़ी साजिश। दूसरा, इस संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल लिखा, 4 बुनियादी बात थी। इंसाफ मिलेगा सबको, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबके बीच में बराबरी होगी, सबको आजादी मिलेगी, भाईचारा होगा और कानून के हिसाब में सारे लोग बराबर होंगे। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, किसके पास कितने पैसे हैं इसके नाम पर वोट डालने का अधिकार इस देश में एक गरीब को जितना है, अदानी और अंबानी को एक ही वोट दिया गया है। सबके पास ये बराबरी है। लेकिन आज ये जो भेदभाव शुरू किया जा रहा है, इसमें सभी शरणार्थियों की बात है। बांग्लादेश से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से आने वाले, सिर्फ गैर मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम को बाहर करके कर रहे हैं। और इसी पर आज सबसे ज्यादा हमारी आपत्ति है। ये जो आप कर रहे हैं कि आप अगर धर्म के नाम पर आज भेदभाव होगा तो भेदभाव यहाँ रुकेगा नहीं, कल जाति के नाम पर होगा, महिला और पुरुष के बीच में होगा। तो अंबेडकर के संविधान में ये जो 2 बुनियादी बात थी कि जनता से संविधान बना है, जनता से देश बना है, जनता सरकार को चुनती है। आज सरकार जनता को चुनने लगी है। सरकार तय करेगी कि कौन जनता है, कौन नागरिक है। ये जो सरकार ने अपने ऊपर अधिकार ले लिया है, जनता की सारी ताकत जनता से छीन करके वो हम संविधान से ऊपर कोई ताकत बन गई है। एक दूसरा, जो कोई भेदभाव नहीं था, आज भेदभाव किया जा रहा है। और इसीलिए आज पूरे देश में आंदोलन है। हम आपसे कहेंगे
अपील करेंगे 26 तारीख गणतंत्र दिवस जरूर मनाइए, हर जगह मनाइए। संविधान का जो प्रियम्बल है उसको पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, उस पर हम सब लोग जगह जगह शपथ ले। 25 तारीख के लिए पूरे बिहार में एक अपील हम लोगों की है कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, दोपहर में 1 घंटे के लिए पूरे बिहार की सड़कें पर हम इस तरह से आ जाए, जबरदस्त एक ह्यूमन वॉल खड़ा कर दे, चेन नहीं एक ह्यूमन वॉल हम खड़ा कर दे कि तुम्हें इस देश में हमारे इस वॉल को बिना तोड़े आप तो संविधान नहीं तोड़ सकते हो। और ये वॉल है संविधान को बचाने वाला, ये मानव दीवार हम खड़ा कर देंगे, मानव श्रृंखला खड़ा करेंगे 25 तारीख को। दूसरा, हम बिहार में रह रहे हैं, यहाँ हमारे नीतीश जी कहते हैं कि हम तो संविधान के साथ हैं, हम भाजपा के साथ जरूर हैं सत्ता के लिए, लेकिन हमारे सब कुछ तो धर्मनिरपेक्ष है। तो नीतीश जी, हमने तो देखा संसद में आपने क्या किया, सीएए में क्या किया, आप किसी को झूठ नहीं बता सकते, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं। विधानसभा में भी हमारे विधायकों ने भी कहा कि बिहार सरकार, बंगाल की सरकार ने कह दिया कि कोई एनपीआर नहीं होगा, वहां केरल की सरकार ने कह दिया एनपीआर नहीं होगा, पंजाब की सरकार ने कह दिया एनपीआर नहीं होगा। तो नीतीश कुमार, आप कह दो इस समय, ये आवाज सुन लो पूरे बिहार की कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होगा, ये सरकार घोषणा कर दे। और जब नहीं सरकार घोषणा नहीं करेगी तो जब संसद विधानसभा का सत्र शुरू होगा फरवरी महीने में, हमने 24 तारीख को बिहार विधानसभा में मार्च करने का फैसला किया है। आप सबों से अपील होगी कि उस दिन नीतीश कुमार को हम लोग कह दे कि नीतीश जी, ये बात सुन लीजिए, पूरे बिहार की आवाज, आवाम की आवाज, गांव से, शहर से और पूरे गली मोहल्ले से, छात्र नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, तमाम लोगों से ये जो आवाज निकल करके आ रही है, ये आवाज बिहार की है, ये आवाज मुल्क की है, ये आवाज वक्त की है। एनपीआर पर रोक लगाओ। और इसीलिए साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता के में बैठे हुए लोग, आज सत्ता और सरकार और मीडिया और देश की बड़ी संस्थाएं जिन पर हम भरोसा करते थे, वो ज्यादातर इस समय हमारे खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हम सब लोग, हमारी जो एकता जो सड़क पे दिख रही है, हमारी ये जो एकता जो बोल रही है, आज पूरे देश में मैं सलाम करता हूँ। शाहीन बाग से जो बात निकली, इस ठंड में हमारी माताएं, हमारे बहनें जिस तरह से दिल्ली में 1 डिग्री 2 डिग्री के इस पूरे कड़कड़ाती ठंड में रात में बैठ करके उन्होंने जिस तरह से किया, आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के सभी प्रदेश में चले जाओ, कोलकाता में चले जाओ, हर जिले में, हर शहर में अपना एक शाहीन बाग वहां बन रहा है। एक शाहीन बाग का मॉडल पूरे देश में फैल गया है। देश के गांव से लोग चल पड़े हैं, शहर से लोग, घर से लोग चल पड़े हैं। आप इस आंदोलन में हर जगह हम लोग पूरी ताकत के साथ रहेंगे और इस आंदोलन को कोई भी चाहे दमन हो, ना हम झुकेंगे और ना हम थकेंगे।